हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम लोग 11th अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग और इस चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो समझ लीजिए आप इसी बात से कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो भी कुछ अकाउंटिंग के अंदर हम लोग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से होता है। किसी भी चीज को हम करते हैं तो उसका असर एक और चीज पर पड़ता है। पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आप शॉप पे गए, आपकी जेब में थे 100 रुपए। ये 100 रुपए जो आपकी जेब में है ये क्या है? कैश आपकी पॉकेट में थे 100 रुपीज। आप शॉप पे गए, आपने खरीदी डेयरी मिल्क, ठीक है, आपने परचेज की 10 रुपीज की, ठीक। तो अब क्या ये जो 100 रुपीज आपके पास कैश थे और आपने डेयरी मिल्क 10 रुपीज की ले ली, तो अब आपके पास कैश कितना बचा? आपके पास कैश बचा 90 रुपीज, ठीक है, और 10 रुपीज की डेयरी मिल्क आ गई। तो मतलब यहां पे अमाउंट हो गया कम और कोई चीज आपके पास बढ़ गई। कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं कोई एसेट। इसी को अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूं, मैं इसको कर दूं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए लेके, चलिए 10 लाख हो गए। 10 लाख रुपए लेके आप मार्केट में गए, आपको कार लेनी थी। आपने कार ले ली वैगनार कार ले ली आपने। अब कार ले ली आपने कितने की? 5 लाख रुपए की वैगनार, ठीक। तो अब इन 10 लाख में से आपके पास कितने बचे? 5 लाख। 10 लाख में से 5 लाख जो कैश 10 लाख आप जेब में ले गए थे उसमें से 5 लाख तो खर्च हो गए, तो बचे कितने? 5 लाख। और एक एसेट बढ़ गया 5 लाख का। तो इसी तरह से जो अकाउंटिंग सिस्टम है डबल एंट्री है, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो एंट्री होगी, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगा, देखिए अगर आप इस चैप्टर में हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जरूर पढ़िए, ठीक है। वो उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, सारे पड़े हुए हैं, अपलोडेड हैं, क्योंकि उससे आप जानोगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैं आपको तो अभी बता देता हूं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, और ये सारी चीजें। ये सब आप तब अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि आप अभी 11th में आए हो, आप अभी कुछ भी जानते नहीं हो। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर है, जिसके अंदर आप अकाउंटिंग टर्म्स आप जानोगे कि किस चीज को क्या कहते हैं और उसका क्या मीनिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसों का लेन देन हुआ हो, जिसके अंदर पैसों का लेन देन हुआ हो, ठीक। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले। तो अब जो ये 10 लाख रुपए आप जेब में लेके गए थे, इसमें से आपने 5 लाख खर्च कर दिए, तो 5 लाख की कार आ गई। हुआ क्या? जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, पैसों का लेन देन होगा, उसके डबल इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। मैं ये आपको बताना चाह रहा था। अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी आप आगे पढ़ेंगे करेंगे, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ही फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ। और उसके हिसाब से जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो उससे अगर कुछ चीज कम होगी तो कुछ चीज बढ़ेगी, ठीक। चलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो सेकंड चैप्टर है वो जरूर पढ़िए, पूरी सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद ही आप समझ पाओगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स क्या हैं, और ये पूरी जो बैलेंस शीट बनी हुई है, ये सारी चीजें। अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है प्रॉपर्टी। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूं तो एसेट होती है प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? किसकी? ओनर की। क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? ओनर, बिजनेस, इनके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ओनर की जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एसेट, ठीक। और एसेट की एक और डेफिनेशन हो सकती है, वो सारी प्रॉपर्टी
जिनके लिए एक बार खर्चा किया जाएगा, ठीक है, लेकिन यूजेज जो होगा उसका जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा लंबे समय तक, 2 साल, 5, 8, 10 साल, ठीक है। तो फॉर मैनी ईयर्स, यूजेज जो है वो फॉर मैनी ईयर्स किया जा सकता है, वो कहलाते हैं एसेट्स, ठीक। अब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप चैप्टर 2 की वीडियोस देखिए और फिर वापस आइए, ठीक। चलिए, तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स होती है प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज होती है जिम्मेदारी किसी को पैसा चुकाने की, और कैपिटल वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैथ्स तो आपने पढ़ी है, अगर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने से याद आया, मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं वीडियो आपको ऐसे नहीं, आपको वीडियो बीच में आगे पीछे पॉज करके मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं वीडियो चलती हुई वीडियो आपको 5-10 मिनट दूंगा तो अननेसेसरी वीडियो भी लंबी होगी, और जिनको नोट डाउन नहीं करना है उनका टाइम वेस्ट भी बहुत सारा होगा। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये क्या होती हैं, इनका क्या मीनिंग है, आप चैप्टर 2 में जाके पढ़ो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैलेंस शीट, पहले हम बैलेंस शीट देखें, फिर से हम इस पे आएंगे, इसको समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, बैलेंस शीट में एक साइड होती है लायबिलिटीज की और एक साइड होती है एसेट की। ये रुपी का साइन है, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि आपके पास थे 10 लाख रुपए कैश, उसमें से आप 5 लाख रुपए खर्च किए, आपके कम हो गए 5 लाख, और लेकिन 5 लाख की कार आ गई। जब बैलेंस शीट बनती है किसी बिजनेस की तो इस तरह बनती है। उसके एसेट में आता है सबसे पहले कैश, कितना कैश है उस बिजनेस के पास। बैंक में कितना पैसा है बैंक अकाउंट में। डेटर्स क्या होते हैं, आपको चैप्टर 3 देखना है, पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सारी चीजें हो गई करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वो सारे एसेट जो एक साल के अंदर उपयोग कर लिए जाएंगे, यूज कर लिए जाएंगे। तो एसेट के अंदर करंट एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट और इंटेंजिबल एसेट। ये मैं चैप्टर 2 में बता चुका हूँ, सब कुछ डिटेल में समझा चुका हूँ। करंट एसेट का मतलब होता है जो एक साल के अंदर यूज हो जाए, जैसे कि कैश, बैंक, जो भी कैश है उसमें से बहुत सारा तो यूज हो जाएगा ना एक साल के अंदर। स्टॉक मतलब जो सामान बिजनेस के पास जो पड़ा हुआ है भंडार में, जिसको वो बेचता खरीदता है, वो भी ऑफ कोर्स बिकेगा भी, कुछ खरीद के भी लाएगा। तो एक साल के अंदर जिनमें चेंजेस होते रहते हैं, जिनका खरीदना, बेचना, खर्च करना, ये सब चलता रहता है। तो ये हो गए करंट एसेट। फिर होते हैं कुछ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। अब फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट हुए। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड से आप क्या समझ रहे हो, फिक्स मतलब फिक्स। अब फर्नीचर आप एक बार खरीद लाओगे तो क्या एक साल के अंदर यूज हो जाएगा, टूट टाट जाएगा, आप अगली साल नया लाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर नया लाओगे? नहीं। फर्नीचर है, या आपने जो बिल्डिंग बना ली, या कोई मशीनरी लाए हो आप अपनी फैक्ट्री में लगाइए, मान लीजिए स्टेशनरी शॉप पे फोटोकॉपी मशीन लगाता है, तो वो क्या हर साल बदलता है? नहीं बदलता। तो ये सारे जो है फिक्स्ड एसेट, ये लंबे समय तक यूज होंगे, एक साल से ज्यादा, 2, 4, 5, 8, 10, 15 साल, ये होते हैं फिक्स्ड एसेट। और इंटेंजिबल एसेट होते हैं जो कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये मैं समझा चुका हूँ चैप्टर 2 में, आप देखिए। पेटेंट, ट्रेडमार्क मतलब जैसे कि कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए हम ही अगर अपने घर में शूज का प्रोडक्शन शुरू करते हैं, जूते, शूज बनाना, तो हम उन शूज का नाम एडिडास, रीबॉक या प्यूमा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडमार्क है उन कंपनीज के पास जिनकी वो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यही होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट का मीनिंग। आपको डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर 2 की वीडियोस देखिए। अब इसी तरह लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज होती हैं सारी, लायबिलिटीज मतलब एसेट तो मैंने आपको बताया, सारी प्रॉपर्टी जो कि ओनर की, बिजनेस ओनर की, या बिजनेस के जो भी ओनर्स हैं उनकी
जो भी प्रॉपर्टी है, उनका जो एसेट है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एसेट। अब लायबिलिटीज मतलब उनकी जिम्मेदारी, लोगों को पैसा चुकाने की, फिर चाहे वो क्रेडिटर्स हों, फिर चाहे वो बिल्स पेबल हों, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक लोन लोगे बैंक से तो पैसा तो चुकाना पड़ेगा। मोर्गेज मतलब कुछ कोई भी प्रॉपर्टी आप जब उसको गिरवी रख के आप लोन लेते हो उसको कहते हैं मोर्गेज। रिजर्व फंड मतलब बिजनेसेस जो है वो एक फंड इकट्ठा करके रखते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए काम करते हुए तो उसके इलाज के लिए जो पैसा खर्च होगा वो रिजर्व फंड से निकाला जाएगा। और कैपिटल मतलब वो पैसा होता है जो बिजनेस ओनर बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस शुरू करने के लिए। और कुछ चीजें बता देता हूं आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो बैंक ओवरड्राफ्ट कोई भी नॉर्मल शॉपकीपर्स भी होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, बैंक में करंट अकाउंट बनाते हैं। एक होता है सेविंग बैंक अकाउंट जो हम सब लोगों का होता ही है नॉर्मली, एक होता है करंट अकाउंट जो बिजनेस पीपल खोलते हैं बैंक में, जिसके अंदर वो डेली के ट्रांजैक्शन करते हैं, डेली कुछ पैसा देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, कुछ निकालते हैं, ऐसा चलता रहता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी शॉपकीपर का करंट अकाउंट है बैंक में और उसमें वो पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन उसको पैसों की जरूरत है, तो वो बैंक जानता है ये शॉपकीपर को, उसका एड्रेस, सब कुछ डिटेल्स, और जानता है कि ये पिछले कई सालों से हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इसको पैसों की जरूरत है, तो हम लोन की तरह इसको पैसे दे देते हैं। इसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पता है ये वापस लाके हमें दे देगा, तो वो ही एक तरह का लोन है, वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है मैं बता चुका हूँ आप पहले सेकंड क्लास की सेकंड चैप्टर की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इट इज लाइक पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन में आप क्या करते हो, पहले आप यूज कर लेते हो, जैसे किसी भी कंपनी का आप 1 महीने मोबाइल आपने यूज कर लिया, उसके बाद बिल आता है तो आप बिल जमा करते हो। या जैसे बिजली का बिल होता है हमारे घर में, हम बिजली यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने हम यूज कर सकते हैं और हम बिना बिल दिए, लेकिन हमें बाद में पैसे तो देने ही है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमारी जिम्मेदारी है कि पैसे तो हमें चुकाने ही है, क्योंकि हम जो उपयोग है, जो उपभोग है वो कर चुके हैं, वही कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक इसी तरह ये सारे लायबिलिटीज में आ गए, ये एसेट्स में आ गए, तो ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब आपको मैंने बता दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर, तो उसके हमेशा 2 इफेक्ट होंगे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिंगल इफेक्ट हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये 5 लाख रुपए जो आपके पास बचे थे, 5 लाख की तो कार आ गई, इस 5 लाख में से आपके छोटे भाई ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं बाइक लेना चाहता हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, तो आपने 5 लाख में से 1 लाख उसको उधार दे दिए, तो अब आप पे कितने बचे, अब आप पे बचे 4 लाख 4 लाख रुपीस बचे, तो आपके और कम हो गए पैसे। लेकिन आपका अब क्या बढ़ेगा, 1 लाख रुपए तो आपने दे दिए उसको उधार, आप बढ़ेगा क्या इससे, बाइक आ जाएगी नहीं, बाइक तो उसकी आ रही है आपकी तो आने है, जिसको आपने उधार दिया उससे उधार मिलेगा। तो अकाउंटिंग टर्म्स में हम जिसको उधार देते हैं, जिससे हमें उधार मिलना है, उसको कहा जाता है डेटर्स। इसीलिए हमने डेटर्स को एसेट, करंट एसेट की कॉलम में लिखा है कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलेगा, उधार पे हैं, हमने उन्हें उधार पे कोई सामान या पैसा दे दिया है, लेकिन बाद में वो हमें लौटाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमें उनसे पैसा मिलने ही वाला है बाद में जाके। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डेटर कॉलम कर दोगे, डेटर चाहे आप यहाँ ब्रदर लिख सकते हो ब्रैकेट में, तो आपका एक डेटर बढ़ गया कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, 5 लाख से आपके पास कैश तो 4 लाख रह गया, लेकिन डेटर बढ़ गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए आपका डेटर देगा भविष्य में। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ये हमें बताती है, आगे आप अकाउंटिंग जितनी भी करोगे उसके अंदर तो अब आप बहुत डिटेल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब बहुत कोर में है।
लेकिन उन सबसे पहले अगर आप ये चीज अच्छे से समझ लो अकाउंटिंग इक्वेशन कि किसी चीज के इफेक्ट से दूसरी चीज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बढ़ जाएगा क्या घट जाएगा, तो आपके लिए आगे जो आने वाला पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स है, पूरी अकाउंटिंग है, वो बहुत इजी हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ अभी 11th की नहीं 12th की भी और आगे आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझोगे कि ये जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं इनका किस तरह इफेक्ट हुआ है, एक्चुअल फॉर्मेट और किस तरह क्वेश्चन को किया जाता है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आगे चल के कुछ आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन कैसे इफेक्ट करता है ये बता रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन है राकेश कमेंसेस बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस शुरू कहां से होता है, जब कोई ओनर होता है जो कि यहाँ पे राकेश है, बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है जो कि क्या कहलाती है, कैपिटल। तो राकेश ने बिजनेस शुरू किया है 20,000 रुपए कैपिटल लगा के। अब सबसे पहले तो एसेट्स के नीचे यहाँ पे हम रुपीस का साइन बनाएंगे, लायबिलिटीज के नीचे रुपीस का साइन, कैपिटल के नीचे रुपीस का साइन, जिससे कि हमें पता रहे कि रुपीस में ही कर रहे हैं ना हम। अब यहां पर आप लिखोगे क्या, अब देखो कैश आया बिजनेस में, उसने राकेश कमेंसेस बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल, ठीक है। राकेश ने बिजनेस शुरू किया 20,000 एज कैपिटल जो बिजनेस में लगाया उसके बाद। तो अब जो कैपिटल है, जो बिजनेस में पैसा लगाया है, चाहे वो कैश लगाया हो चाहे बैंक लगाया हो, बैंक में पैसे जमा किए हो, ये क्या होते हैं, ये आते हैं एसेट के अंदर हमारे। तो यहाँ पे बैंक के लिए कुछ अलग से नहीं कहा गया है, तो हम मानेंगे कैश, राकेश कैश लाया है बिजनेस के अंदर 20,000 रुपए, तो ये क्या है, एसेट है। बिजनेस के अंदर 20,000 रुपए लाया ना, तो कैश बढ़ा बिजनेस के अंदर, और कैश क्या होता है, एसेट, तो हम एसेट में जोड़ देंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितने की, 20,000, तो एसेट कितने के बढ़ गए, 20,000 के, क्योंकि 20,000 कैश आ गया बिजनेस में। अब सबसे पहले आपने यहाँ देखा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये ही हम फॉलो करके ये सारे आगे जो क्वेश्चंस भी करेंगे इसी तरह से करेंगे। तो 20,000 के एसेट बढ़ गए, और क्या बढ़ गया, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लाया ना वो 20,000 बिजनेस के अंदर, जो पैसा राकेश बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस में लाया बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कहलाती है कैपिटल। लेकिन लाया कैसे, कैश के रूप में, तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ गया 20,000 रुपए का। यहां पर आप लिखोगे कैश, एसेट के अंदर कौन सा एसेट बढ़ा है, कैश, कैश एसेट बढ़ा है, तो कैश बढ़ा 20,000 रुपीज, ठीक। अब इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। सेकंड जो हमको बताई गई है इक्वेशन, अकाउंट इक्वेशन में करना है कि फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का राकेश ने। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो पुरानी इक्वेशन है, ये मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ही फॉर्मेट बनता है बड़ा, उसके अंदर ये होती जाती है, ठीक। अभी तो आपको ध्यान देना है कि ये इफेक्ट कैसे करती हैं, इनका असर कैसे होता है। अगर राकेश बिजनेस 20,000 लाया है तो वो कैश भी बढ़ गए 20,000 बिजनेस के, मतलब एसेट भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई, तो क्या हुआ, इज इक्वल टू, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगी इससे। अब यहाँ पर हम पहले तो पुरानी ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुपीस कैश 20,000, कैपिटल के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे रुपीस, इसकी कैपिटल है राकेश की। यहाँ तो सिर्फ राकेश की बात हो रही है, जब 2-3 पार्टनर्स अलग अलग होंगे तो उनके अलग अलग नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल होगी। अलग अलग कैपिटल कैसे होगी, क्योंकि जो अलग अलग पार्टनर हैं वो अपना अलग अलग पैसा लगाएंगे ना बिजनेस के अंदर, तो सबकी अलग अलग कैपिटल कहलाएगी। अब ये जो है 20,000, इसके सामने हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड ट्रांजैक्शन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ओल्ड ट्रांजैक्शन, इन चीजों पे आप अभी इतना ध्यान ना दो, आप मेन जो इफेक्ट पे ध्यान दो कि जो पैसा आया उससे क्या इफेक्ट पड़ा,
उसके बाद अब परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश, कैश में फर्नीचर खरीदा गया 500 रुपए का राकेश के द्वारा। तो अब क्या होगा, ये तो हो गई ओल्ड ट्रांजैक्शन। अब फर्नीचर परचेज्ड, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं न्यू ट्रांजैक्शन। अगर हम ये लिखते हैं तो हमें याद रहता है, इसलिए हम यही चीज लिखेंगे, फर्नीचर परचेज। अब क्या हुआ, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या है, देखो आप यहाँ ढूंढो, फर्नीचर है एसेट, फिक्स्ड एसेट। तो फर्नीचर एसेट है, तो एसेट की साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे रुपीस का साइन बना के फर्नीचर। बिजनेस में एक और एसेट बढ़ गया फर्नीचर, कितने रुपए का बढ़ गया, 5। अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, 500 रुपीस का फर्नीचर बढ़ गया बिजनेस में। अब इधर तो 500 का बढ़ गया, उधर क्या इफेक्ट होगा, और इधर अब 500 का फर्नीचर बढ़ गया, ठीक है, लेकिन कैश रुपए दिए उसने 500। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 500 रुपए कैश में से हो जाएंगे कम। और अकाउंटिंग के अंदर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं जब भी हमें माइनस साइन लगाना होता है, तो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर 500 रुपीज लिख देंगे। इससे क्या हुआ, इफेक्ट इक्वल हो गया। अगर 500 रुपए का सामान बढ़ा, फर्नीचर बढ़ा 500 रुपए का, तो 500 रुपए कैश में से भी तो कम हो गए, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो थे कैश जो था वो रह गया 19,500 और फर्नीचर बढ़ गया 500 रुपए का। तो अब हम यहां पर लिख देंगे न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस क्या हुआ, न्यू बैलेंस हुआ 19,500, ये 500 का फर्नीचर और कैपिटल 20,000 की। अभी बिजनेस के पास इतना है पैसा। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, आप फॉर्मेट या क्या लिखेंगे इस पे अभी ध्यान ना दो, आप ध्यान दो इफेक्ट पे। अगर कैश आया, वो कैपिटल आया बिजनेस में, तो कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ी। फर्नीचर खरीदा गया कैश में, तो कैश तो हो गया कम जितने का खरीदा, और फर्नीचर बढ़ गया उतने का, मतलब जितने का फर्नीचर आया उतने का फर्नीचर बढ़ गया। तो उसके बाद 500 रुपए कैश में से कम हो गए, तो बचे 19,500 और फर्नीचर 500 और कैपिटल तो है ही 20,000। अब परचेजेस गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश, ये इस इक्वेशन की जैसा हो जाएगा। कैसे, गुड्स खरीदेगा 1,000 रुपीज के कैश में। अब देखो, सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे कैश, रुपीस का साइन ऊपर, फर्नीचर रुपीस, यहां पर राकेश की जो कैपिटल है, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे ओल्ड ट्रांजैक्शन या ओल्ड इक्वेशन। हमें क्या लिखना है, कैसे फॉरवर्ड बनाना और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब कुछ आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इफेक्ट पे ध्यान दो। अब कैश कितना बचा, 19,500 ही तो बचा, तो 19,500 कैश आ गया। फर्नीचर कितना है, 500, ठीक, और कैपिटल कितनी है राकेश के पास, 20,000। अब इस इक्वेशन में कह रहा है कि गुड्स खरीदता है वो 1,000 रुपए की कैश में, तो अब गुड्स परचेज हम लिख सकते हैं या न्यू ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। तो गुड्स परचेज, मान लीजिए उसने गुड्स जो परचेज करी वो करी 1,000 रुपीज की कैश में, तो क्या होगा, कैश गया ना 1,000 रुपीज का, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और गुड्स क्या होती हैं, देखिए गुड्स, वैसे तो अगर आप चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ चुके तो आपको पता होना चाहिए, गुड्स होती है सामान जिसका आप बिजनेस करते हैं। मान लीजिए स्टेशनरी शॉप है जिसके अंदर पेन, पेंसिल, नोटबुक, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें बेची जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं, पेन, जो चीजें बेची जाती हैं वो ही गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। वो सामान जो खरीद के लाता है कोई बिजनेसमैन बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, वो गुड्स है, ठीक है। गुड्स का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, गुड्स का होता है सामान, ठीक। वो सामान जो बेच के वो पैसा कमाता है वो गुड्स कहलाते हैं। क्योंकि हम अलग से बोले पेन, पेंसिल, नोटबुक, कैलकुलेटर, शार्पनर, मार्कर, तो कितनी चीजें हो जाएंगी, तो हम उनको मिला के एक चीज बोल देते हैं गुड्स, सामान। इसी सामान को हम जब बैलेंस शीट में लिखते हैं तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टॉक, और स्टॉक का हिंदी में मीनिंग होता है भंडार, ठीक।
तो ये गुड्स के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज क्या करेंगे, स्टॉक। स्टॉक आप अगर बैलेंस शीट में ढूंढोगे तो स्टॉक बैलेंस शीट में कहाँ है, आप ढूंढ के बताओ मुझे। स्टॉक आ गया यहाँ, तो यहाँ आया तो क्या हुआ, ये हो गया एसेट। एसेट होता है स्टॉक। एसेट क्यों होता है, देखो जो सामान है जो बेचना है दुकान वाले को, उसकी दुकान पर रखा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसका सामान है। जब तक वो नहीं बेचेगा तब तक उसका स्टॉक है, उसका सामान है, इसलिए स्टॉक एसेट में आता है, उसकी प्रॉपर्टी है वो चीज, ठीक। तो अब क्या हुआ, एसेट में हमें बढ़ाना पड़ेगा एक और टर्म स्टॉक, क्योंकि उसने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा 1000 रुपीज का। तो अब हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक, और स्टॉक परचेज, गुड्स परचेज है तो 1000 रुपीज का स्टॉक बढ़ गया, सामान बढ़ गया बिजनेस के अंदर। बाकी सब तो सेम है, तो अब हम यहाँ फिर से लिखेंगे न्यू बैलेंस। जो न्यू बैलेंस है वो क्या हो गया, 18,500 रह गया कैश, फर्नीचर हो गया 500 का, स्टॉक हो गया 1000 का, और कैपिटल है राकेश की 20,000। ठीक है जी। तो अब आप इसका टोटल करोगे तो ये 20,000 ही हो रहा है अभी। तो जो इफेक्ट है ये समझना बहुत जरूरी है। आगे क्लास है तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको सारे इफेक्ट समझाऊंगा अच्छे से कि किस कैसे कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, क्या चीजें नई आएंगी, नई जुड़ेंगी, क्या हटेगा, किस चीज का कैसे इफेक्ट होगा, एसेट में बढ़ेगा तो लायबिलिटी कैपिटल में कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें अगर आप समझ गए ना, ये आप समझ गए तो आप समझ लो कि आपकी अकाउंटिंग बहुत इजी हो गई। आपने अगर इस चैप्टर के ऊपर कमांड बना ली अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर कैश आ रहा है तो कैश कहाँ से आ रहा है, और कैश आ रहा है तो आपने कुछ बेचा होगा ना, कुछ गया होगा जिसके बदले हमें कैश मिला है। कैश जा रहा है तो कुछ आ रहा होगा। अब मान लीजिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि उधार पे, क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो उधार पे खरीदा है तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा। मान लो स्टॉक उधार पे खरीद लिया, तो स्टॉक तो बढ़ गया, आपको ये पता है कि स्टॉक खरीदा है मतलब स्टॉक में हम ऐड कर देंगे, लेकिन बाकी कहाँ पे चेंज करेंगे। इसी तरह बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आप अगर कोर्स सही से पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ो। चैप्टर 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पर आओ, और आपको अगर ये नोट डाउन करना हो पूरा तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।